हेलो स्टूडेंट। लिंकेज में जैसा कि हमने अब तक देखा कि बैट्सन और पुनेट द्वारा सबसे पहले इस प्रोसेस को ऑब्जर्व किया गया। स्वीट पी में, मीठी मटर में जब उन्होंने अपने मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस किए विशेष रूप से, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस और उनके टेस्ट क्रॉस में उनको रेशियो मेंडल के अपव्यूहन के अनुसार नहीं मिले। जहाँ रेशियो 1-1-1-1 आना चाहिए, वहाँ रेशियो आया 7-1-1-7 या 1-7-7-1। इस तरह के रेशियो का मतलब साफ था कि उसके अंदर पैतृकीय संगठन वाली संततियां अधिकारी थी और नए संगठन जो कि पेरेंट में नहीं थे, ऐसे लक्षणों के संगठन वाली संततियां कम आ रही थी। बैट्सन और पुनेट ने उन्हें कपलिंग और रिपल्शन नाम दे दिया। बाद में जाकर मॉर्गन इन चीजों को समझाते हैं कि कपलिंग और रिपल्शन कोई दो अलग अलग प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये दोनों एक ही प्रोसेस है और उन्होंने उनको नया नाम दिया लिंकेज, संलग्नता। ठीक है, तो यहाँ तक की तो बात हमने की किस तरह से मॉर्गन आया और लिंकेज की शुरुआत हुई। अब देखिए, मॉर्गन ने फिर आगे ड्रोसोफिला पर कार्य करते हुए लिंकेज को और विस्तृत रूप से समझाया और जेनेटिक्स में जो एक बड़ी चीज मेंडल से छूट गई थी वो फिर आगे मॉर्गन इसको समझाते हैं और वो है लिंकेज। मॉर्गन ने लिंकेज थ्योरी, संलग्नता सिद्धांत दिया। ठीक है, लिंकेज थ्योरी प्रतिपादित की कि लिंकेज क्या चीज है, किस किस के बीच में होगा, कब होगा, क्या होगा। हम लिंकेज थ्योरी के ही 4-5 मुख्य पॉइंट यहाँ पर पढ़ेंगे कि आगे लिंकेज कब है, क्या है और उसकी अपव्यूहन से भी तुलना करेंगे। सबसे पहले तो मॉर्गन ने लिंकेज को परिभाषित किया। मॉर्गन ने कहा कि जीन जब हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में देखते हैं तो मेंडल के अनुसार जीन स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, अपव्यूहन। यहाँ मॉर्गन कहते हैं कि बिल्कुल स्वतंत्र रूप से होते हैं, लेकिन हम अगर बहुत सारे जीन सब एक साथ अध्ययन करेंगे तो हमें कई जीन साथ साथ जाते हुए भी दिखाई देंगे। ठीक है, और जीन्स का इस तरह से समूह में साथ साथ अगली पीढ़ियों में वंशानुगत होना ही संलग्नता कहलाता है। तो लिंकेज की एक सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन है, जीन्स की समूह में वंशानुगत होने की प्रवृत्ति। ठीक है, समूह में वंशानुगत होने की प्रवृत्ति को हम लिंकेज कहेंगे, साथ साथ जाने की प्रवृत्ति। शुरुआत में ये चीजें जो है थोड़ी आश्चर्यजनक थी कि आखिर जीन साथ कैसे जा रहा है। मॉर्गन ने कहा कि जो ये जीन आपको समूह में साथ जाते दिखेंगे, हम उनको संलग्न जीन कहेंगे, लिंक्ड जीन कहेंगे। ठीक है, इनको हम संलग्न जीन या लिंक्ड जीन कहेंगे कि जो जीन साथ साथ जाते हैं वे लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं, संलग्न जीन कहलाते हैं। तो इनको हम लिंक्ड जीन, संलग्न जीन कहेंगे। लेकिन मुख्य बात आती है कारण की कि आखिर क्यों ये साथ जाते हैं, इसका जवाब भी मॉर्गन ने ही दिया। और संलग्नता को समझाने के लिए उन्होंने सटन एंड बाउरी की गुणसूत्रीय सिद्धांत का उपयोग किया और एक तरह से गुणसूत्रीय सिद्धांत का ये प्रायोगिक सत्यापन भी हुआ। जो वो कह रहे थे, उन्होंने तो एक तुलनात्मक अध्ययन करके कहा था कि जीन गुणसूत्रों पर है और एक एक गुणसूत्र पर बहुत सारे जीन रेखीय क्रम में। उसी बात को मॉर्गन सत्य साबित करते हैं, क्योंकि प्रकृति में लिंकेज हो रहा है, ये तो दिख ही रहा है। ठीक है, तो ये इसका प्रैक्टिकल एविडेंस था। मॉर्गन ने अब यहाँ पर न केवल संलग्नता को समझाया बल्कि उन्होंने मेंडल के असॉर्टमेंट को भी सही किया, क्योंकि मेंडल के बाद जैसे ये कॉरेंस हुए या बाद में और भी कई बैट्सन, पुनेट, इन लोगों को कई बार स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं मिला। जैसा मैंने बताया, रेशियो कुछ और आ रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए स्वतंत्र अपव्यूहन को लोगों ने नियम मानने से इनकार भी कर दिया गया, खारिज सा कर दिया गया। अब मॉर्गन असॉर्टमेंट को भी सही ढंग से समझाते हैं, उसे बिल्कुल नियम माना गया और साथ में उन्होंने संलग्नता जो उन्हें नजर आई, जो बैट्सन और पुनेट को भी नजर आई, उसको भी समझाया। इसके लिए उन्होंने गुणसूत्रीय सिद्धांत की दो प्रमुख बातें एक्सेप्ट की। सबसे पहली चीज कही कि जीन गुणसूत्रों पर होते हैं। ठीक है, मॉर्गन कहते हैं ये बिल्कुल सही बात है, जीन गुणसूत्रों पर ही होते हैं। और साथ में दूसरी जरूरी चीज कि प्रत्येक गुणसूत्र पर कई लक्षणों के जीन रेखीय क्रम में लाइन से जमे होते हैं। ठीक है, सटन एंड बाउरी ने तो इस आधार पर कहा था कि भाई गुणसूत्र तो कम है और जीन बहुत सारे हैं, तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि एक एक गुणसूत्र पर बहुत सारे जीन होने चाहिए। अब इस बात को साबित करते हैं हम लिंकेज के द्वारा। और अब यहाँ उन्होंने जब ये दो चीजें एक्सेप्ट करी, उसके बाद ये दोनों बातें समझाई और साफ कहा कि संलग्नता और अपव्यूहन होना इस बात का प्रमाण है कि जीन गुणसूत्रों पर है और एक एक गुणसूत्र पर कई लक्षणों के जीन है। ठीक है, अब मॉर्गन कहते हैं कि जब एक एक गुणसूत्र पर कई लक्षणों के जीन है तो हमें कब अपव्यूहन मिलेगा और कब संलग्नता मिलेगी, मैंने ये बात स्वतंत्र अपव्यूहन में भी समझाई है। ठीक है, तो उनका कहना था कि अब ये सब कुछ हमारे द्वारा अध्ययन में लिए गए लक्षणों पर निर्भर करेगा। जीन तो जहां है वहीं वो हिलते भी नहीं वहां से।
ठीक है। और प्रत्येक जीन अन्य जीन के साथ या तो संलग्नता का संबंध रखेगा या अपव्यूहन का। ये संबंध है दो जीन के बीच का, अकेला जीन कुछ नहीं, ठीक है। एक जीन किसी दूसरे जीन के साथ संलग्न है तो किसी तीसरे जीन के साथ अपव्यूहन भी दर्शाएगा। तो ये जीन की लोकेशन, जीन की स्थिति, उपस्थिति पर निर्भर करेगा। मॉर्गन कहते हैं कि जब एक गुणसूत्र पर कई जीन है और मान लीजिए हमने तो केवल दो ही लक्षण अध्ययन करने के लिए लिए, हम केवल डायहाइब्रिड क्रॉस दो लक्षणों पर अध्ययन कर रहे हैं। जब हम दो ही लक्षणों पर अध्ययन कर रहे हैं तो हमारे उन दो लक्षणों के जीन की स्थिति क्या हो सकती है? तो सोचने पर हमें दो विकल्प दिखाई देते हैं। पहली चीज कि हो सकता है हमने जो दो लक्षण अध्ययन में लिए उनके जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर हों, और ये हो सकता है कि उन दोनों के जीन एक ही गुणसूत्र पर हों। तब मॉर्गन कहते हैं कि यदि आपके द्वारा लिए गए अध्ययन में लिए गए लक्षणों के जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए गए तो फिर वे स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाएंगे। स्वपरागण करोगे तो 9-3-3-1, टेस्ट क्रॉस करोगे तो 1-1-1-1 का रेशो आएगा, ठीक है। और मान लो आपने ऐसे कोई दो लक्षण ले लिए, हमें तो जीन दिख नहीं रहे, लेकिन हमने ऐसे कोई दो लक्षण ले लिए जिनके जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित है, तो गुणसूत्र तो पूरा अगली पीढ़ी में एक साथ ही जाता है, तो वो दोनों जीन भी साथ ही जाएंगे और ऐसी समूह वंशानुगति फिर संलग्नता कहलाएगी। तो उन्होंने स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में भी एक कथन जोड़ा, जो मैंने कहा था ये मॉर्गन ने जोड़ा है कि यह नियम केवल तभी लागू होता है जब दोनों लक्षणों के जीन अलग अलग समजात जोड़ों पर उपस्थित हो, अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित हो। और यहाँ उन्होंने फिर एक कथन जोड़ा कि लिंकेज फिर कौन शो करेगा? तो समूह वंशानुगति दर्शाने वाले संलग्न जीन निश्चित रूप से एक ही गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं और इनके बीच में कुछ दूरी भी पाई जाए। ये जैसे मैंने गुणसूत्र बना रखा है और ये रेखीय क्रम में जो बिंदु लगा रखे हैं, ये ABCD मैंने जीन के नाम लिख दिए। तो ये अलग अलग लक्षणों के जीन हैं और ये एक ही गुणसूत्र पर व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। अब एक गुणसूत्र पर पाए जाने वाले ये जीन कैसे हुए, एलिलिक या नॉन एलिलिक? तो ये ABCD हमने चिन्ह भी अलग रखे क्योंकि अलग अलग लक्षणों के, तो ये नॉन एलिलिक है। और जो अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन जो अपव्यूहन दर्शा रहे वो कौन से हुए, एलिलिक या नॉन एलिलिक? तो वो भी नॉन एलिलिक है। मैंने आपको शुरू में कहा था नॉन एलिलिक जीन दो प्रकार के हैं, ठीक है। समान गुणसूत्रों पर अलग अलग लोकस पर उपस्थित जीन भी नॉन एलिलिक है और अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन भी नॉन एलिलिक है। अर्थात स्वतंत्र अपव्यूहन भी नॉन एलिलिक जीन के मध्य होता है और संलग्नता भी नॉन एलिलिक जीन के मध्य ही होती है, ठीक है। संलग्नता उन नॉन एलिलिक जीन के मध्य होंगी जो एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होंगे, तो अपव्यूहन उन नॉन एलिलिक जीन के मध्य होगा जो अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित होंगे। समझ में आई बात? तो यहाँ मूल आधार जो है जीन की स्थिति का है गुणसूत्र पर, वो है कैसे? अर्थात संलग्नता एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित नॉन एलिलिक जीन के मध्य पाई जाएगी। ये बात अच्छे से ध्यान रखें। ये भी नॉन एलिलिक फिनोमिनन है और अपव्यूहन भी नॉन एलिलिक। अपव्यूहन के लिए क्या लिखेंगे? अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित नॉन एलिलिक जीन के मध्य होगा, ठीक है। तो एक गुणसूत्र पर उपस्थित, अब एक गुणसूत्र काफी बड़े होते हैं और गुणसूत्रों पर सैकड़ों और हजारों की संख्या में जीन हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि लिंकेज कोई विरल कार्य है। अगर हम पीढ़ी दर पीढ़ी देखें, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का सब थोड़ी अध्ययन करें, तो हम देखेंगे कि पेरेंट्स से संततियों में तो बहुत सारे लक्षण यूं के यूं आते हैं साथ। एक्चुअली संभव भी है क्योंकि एक एक गुणसूत्र पर सैकड़ों और हजारों की संख्या में जीन हो सकते हैं, तो सब साथ ही चलेंगे वो तो, ठीक है। और बिल्कुल अच्छे से देखा जा सकता है, आप पीढ़ी दर पीढ़ी ढंग से ऑब्जर्व करो। मैंने जेनेटिक्स की पहले लेक्चर में कहते हैं लाइक बिगेट्स लाइक, कि जो जीव जैसा है वो अपनी जैसी संततियां बनाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी एक समानता चलती जाती है, ठीक है। आप देखिए जरा ये समानता किस वजह से आई? तो इसका मुख्य कारण एक है संलग्नता। संलग्न जीन जैसे पेरेंट में थे यूं के यूं आगे संततियों में, तो संतति भी पेरेंट के जैसी दिख रही। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो ये समानताएं चल रही हैं, इनका एक बड़ा कारण है और मुख्य कारण है संलग्नता होना। और इसीलिए संततियों में बहुत कुछ वैसे के वैसे लक्षण होते हैं, वही संगठन होता है लक्षणों का जो कि पेरेंट में था और बड़े पैमाने पर चलता है। ये तो हम अध्ययन नहीं कर पाते, हमने दो ही लक्षण अध्ययन किए। अगर हम ज्यादा लक्षण ले पाए तो संलग्नता और स्पष्ट दिखेगी, ठीक है। जितने कम लक्षण करते जाएंगे तब दिक्कत, जब दो लक्षण है तो 50-50% हो सकता है वो अपव्यूहन हो सकता है लिंकेज। लेकिन अगर हमने लक्षण ज्यादा लिए या पूरा पूरा जीव अध्ययन करोगे तो आपको बहुत सारे जीन, बहुत सारे लक्षण साथ जाते हुए दिखेंगे, ठीक है। और एक कॉम्बिनेशन दिखता है, मतलब जैसे यूं समझिए कि हम एक किसी जाति के पौधे का अध्ययन कर रहे हैं और हमारी नजर पड़ती है कि जब पौधा लंबा होता है
तो उसका पुष्प भी लाल रंग का ही होता है। अब हालांकि लंबापन जो है ऊंचाई का लक्षण है, लाल होना पुष्प रंग अलग लक्षण है, बट अक्सर हम देख रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी कि पौधे जो लंबे होते हैं तो पुष्प भी लाल ही रहते हैं, और जब पौधा बोना होता है तो पुष्प सफेद होता है। तो लंबे पौधे लाल पुष्प वाले दिखते जाते हैं, बोने सफेद वाले, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। मैंने एक उदाहरण लिया है। अब आप देखिए, केवल ये दो लक्षणों पर हमने ध्यान दिया और हम देख रहे हैं दोनों लक्षण साथ ही चल रहे हैं। ऐसे अगर पीढ़ी दर पीढ़ी ये कॉम्बिनेशन चल रहा है कि एक पेरेंट है वो लंबा और लाल पुष्प वाला, उसकी संतति भी लंबा और लाल पुष्प वाली, उसके भी आगे वही, उसके भी आगे यही, कोई बोना और सफेद है तो बस वही चल रहा है, तो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी ये समानता दिखेगी। और इस तरह से आप देखो, ऊंचाई का जीन और पुष्प रंग का जीन साथ जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लक्षणों के संगठन साथ जाते हुए नजर आएंगे, और इसी को हम संलग्नता कहते हैं। ठीक है, ये अध्ययन करने पर, देखने पर पता चलेगा। जैसे मानव की बात करें तो मानव में हम कहते हैं समझो तो 30,000 जीन तो होते ही हैं, 30 से 40,000 तक हो सकते हैं। हमारे ये 30,000 जीन कहाँ उपस्थित है? गुणसूत्र कितने हमारे पास? 46 तो डिप्लॉयड संख्या है, वास्तव में तो 23 गुणसूत्र है। वो तो फिर जोड़े में तो डबल हो जाते हैं। 23 गुणसूत्रों पर हमारे 30,000 जीन व्यवस्थित हैं, तो एक एक गुणसूत्र पर बहुत सारे जीन होंगे। मानव की क्रोमोसोम संख्या 1 पर 2,968 जीन होते हैं, मतलब लगभग 3,000 जीन। ठीक है, अब ये 3,000 जीन तो यूं के यूं साथ जाएंगे, तो इसलिए बड़े विस्तृत स्तर पर देखोगे तो आपको बहुत सारे जीन साथ जाते हुए दिखेंगे। ठीक है, और इस तरह से जीन ये 9 नलीली के व्यवस्थित होते हैं, बल्कि एक अकेला गुणसूत्र थोड़ी होता है, ये भी तो समझात होता है ना, मतलब यूं समझिए एक और बना लो इसी का समझात जोड़ा। ठीक है, और इसमें भी अगर ये इनका समझात गुणसूत्र है, समझात गुणसूत्र की परिभाषा बताई थी आपको। ठीक है, समझात गुणसूत्रों की क्या परिभाषा बताई थी कि वे दो गुणसूत्र जिन पर समान लक्षणों के जीन हों, तो बिल्कुल ये जैसे वैसे बिल्कुल सेम उसी तरह के लोकस बनेंगे इसमें भी, और अगर यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होगा, हो सकता है ये स्मॉल ए हो, ये स्मॉल बी हो सकता है, स्मॉल सी, स्मॉल डी, इस तरह से। हमने क्या कहा था, समझात गुणसूत्र की परिभाषा क्या थी कि गुणसूत्र जिन पर समान लक्षणों के जीन हों। ठीक है, तो अब जैसे जीन ए है, समान जीन ना हो ये नहीं बोला है, समान लक्षण के जीन। मान लो ये ऊंचाई का जीन है, ठीक है, ये ऊंचाई का जीन है और ये लंबेपन टॉल के लिए है, और ये भी ऊंचाई का जीन है और ये ड्वार्फ के लिए हो गया। ठीक है, बी वाला जीन मान लो पुष्प रंग का जीन है और ये लाल पुष्प का जीन है, और ये मान लो सफेद पुष्प का है। ठीक है, तो लंबा और बोना है तो एक ही लक्षण ना, ऊंचाई, लाल और सफेद मतलब पुष्प रंग। तो हमने ये कहा है कि समझात जोड़ा इस तरह का होता है कि उस पर समान लक्षणों के जीन है, जरूरी नहीं है कि समान जीन हो। ठीक है, अब जीन ए जीन बी इस तरह से, हमारा कहने का मतलब ये कि जब ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते हैं, अब ये गुणसूत्र तो पूरा एक साथ ही जाएगा ना, तो ये दो ही नहीं बल्कि ये सारे के सारे जीन साथ जाएंगे। ये तो हम क्या कर रहे हैं, हम दो का अध्ययन कर रहे हैं तो हमारा ध्यान दो पे जा रहा है, बाकी तो ये सब एक साथ जाएंगे। तो बिल्कुल झुंड में बहुत सारे जीन एक साथ गुणसूत्र के यूं अगली पीढ़ी में चले जाते हैं, इसी को हम संलग्नता कहते हैं। और अगर हम अध्ययन का दायरा बढ़ा दें, लक्षण के लक्षण ज्यादा ले लें तो हमें और अच्छे से दिखेगा। अब इस गुणसूत्र के सारे जीन संलग्न हो गए, लेकिन इन गुणसूत्रों के सारे जीन अन्य गुणसूत्रों से तो क्या दर्शाएंगे, अपव्यूहन। अगर हम ये कहें कि हमें जीन के मध्य एक जीन लिंकेज ज्यादा शो करेगा दूसरे जीन के साथ, ये अपव्यूहन ज्यादा शो करेगा। जैसे मानव का क्रोमोसोम 1 पर करीब 3,000 जीन, टोटल हमारे 30,000 जीन है, 23 गुणसूत्रों पर है। क्रोमोसोम 1 पे 3,000 जीन है, तो बचे 27,000 जीन कहाँ है, 22 गुणसूत्रों पर बिखरे हुए। अब मान लो ये क्रोमोसोम 1 है और ये जीन ए उसी पर है, तो जीन ए अपने इन 3,000 जीन से तो क्या दर्शाएगा, संलग्नता, लेकिन बाकी 27,000 जीन के साथ क्या दर्शाएगा, अपव्यूहन, अन्य गुणसूत्रों के जो बचे इसको छोड़ के। इसीलिए जब हम अलग अलग भिन्न भिन्न डायहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, और जब कई डायहाइब्रिड क्रॉस ट्राईहाइब्रिड क्रॉस किए जाएंगे तो हमें खूब सारा अपव्यूहन मिल जाता है, क्योंकि एक जीन अपव्यूहन ज्यादा लोगों के साथ शो करता है, संलग्नता तो वो केवल अपने गुणसूत्र वाले जीन के साथ ही शो करेगा। ठीक है, लेकिन मिलते हैं, दोनों चीजें मिलती हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी और अधिक संख्या में लक्षण लेकर इनको अच्छे से समझा जा सकता है।
तो मेरे कहने का मतलब आपको संलग्नता का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि आखिर जीन संलग्न क्यों है, कैसे साथ साथ जाएंगे। तो ये साथ साथ जाने का कारण है ये एक ही गुणसूत्र पर होता है और गुणसूत्र पूरा जाता है, वो टूट के नहीं जाता। तो समान गुणसूत्रों पर उपस्थित नॉन एलिलिक जीन क्या दर्शाएंगे, लिंकेज। अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित नॉन एलिलिक जीन क्या दर्शाएंगे, अपव्यूहन। ठीक है। और बिल्कुल पीढ़ी दर पीढ़ी प्रकृति के अंदर जो पैतृकों से संततियों में समानताएं चलती हैं, उसका मुख्य कारण क्या है, लिंकेज। ये जीन पूरे के पूरे यूं कहीं साथ ही जाते हैं। आई बात समझ में। तो ये तो हमने एक लिंकेज क्या है और कहाँ इसके जीन होंगे, किस तरह से हम उसको देख पाएंगे, ये पहचान सकते हैं। ठीक है। लिंकेज थ्योरी में इसके बाद उन्होंने कुछ बातें और आगे कही। अगला जो चीज उन्होंने कही, एक लिंकेज ग्रुप संलग्नता समूह की बात की। इसमें नया ज्यादा कुछ नहीं, एक गुणसूत्र के सारे जीन क्योंकि साथ ही जा रहे हैं तो एक समूह में जा रहे हैं। तो कभी कभी हमें जीवों में लिंकेज ग्रुप की संख्या पूछ ली जाती है। हाँ, लिंकेज ग्रुप, लेकिन आप ध्यान रखिएगा गुणसूत्रों के प्रकार पर बनाए, न कि टोटल संख्या पर। ठीक है। यानी कि समजात जोड़ा जो होता है ना, कहने को दो गुणसूत्र हैं लेकिन वो होता एक ही प्रकार का है, क्योंकि समान लक्षणों के ही तो जीन है। इसलिए एक गुणसूत्र पर उपस्थित सारे जीन अथवा एक समजात जोड़े पर उपस्थित सारे जीन संयुक्त रूप से एक संलग्न समूह कहलाते हैं। हमसे पूछा जाए जीवों में कितने संलग्न समूह, तो जितने समजात जोड़े उतने संलग्न समूह। और ये संलग्न समजात जोड़े या यूं कहें हैप्लॉइड संख्या भी कह सकते हैं। तो जितने प्रकार के गुणसूत्र उतने ही प्रकार के संलग्न समूह। लिंकेज ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं है, एक गुणसूत्र अथवा एक समजात जोड़ी गुणसूत्र पर उपस्थित सारे जीन एक लिंकेज ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है। और पूरा समजात जोड़ा एक ही ग्रुप कहला रहा है। तो जोड़ी की संख्या तो अगुणित संख्या के बराबर ही हुई ना। मानव में 23 जोड़े होते हैं तो हमारा हैप्लॉइड नंबर 23 ही तो है। तो किसी भी जीव में लिंकेज ग्रुप की संख्या उसके अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होगी। और अगुणित गुणसूत्र की संख्या हमें यह भी बताती है कि हमारे पास कितने प्रकार के गुणसूत्र हैं। कोई आपसे पूछे मानव में कितने प्रकार के गुणसूत्र हैं, तो आप कहिएगा 23 प्रकार। और हमारे इन 23 प्रकार पर अलग अलग लक्षणों के जीन है। जो गुणसूत्र एक पर आगे वो 2 पे नहीं है, 2 पे आगे वो 3 पे नहीं है, तब जाकर 23 जोड़ों पर या 23 गुणसूत्रों पर 30,000 जीन आ पाते हैं। ठीक है। तो वही चीज है कि समजात गुणसूत्रों की संख्या, संलग्नता समूह की संख्या हैप्लॉइड संख्या के बराबर होगी या गुणसूत्रों के प्रकार के बराबर होती है। अब मान लो कोई जीव ट्रिप्लॉइड है, होते हैं ना त्रिगुणित, चतुर्गुणित, तो उसमें एक ही जैसे फिर 3 गुणसूत्र होंगे। जैसे समजात तो जोड़ा, डिप्लॉइड में तो एक जैसे 2 गुणसूत्र होते हैं डिप्लॉइड। अब ट्रिप्लॉइड में 3 हो जाएंगे। लिंकेज ग्रुप लेकिन ध्यान रखना उतना ही रहेगा। जीव की गुणिता का स्तर बढ़ने से क्रोमोसोम की कुल संख्या बढ़ जाती है, लेकिन लिंकेज ग्रुप की संख्या नहीं बदलती। वो तो हैप्लॉइड कोशिका हो तो भी उतनी रहेगी, डिप्लॉइड हो तो भी उतनी रहेगी। मान लो किसी पौधे में अगुणित संख्या 10 है, उसमें लिंकेज ग्रुप भी 10 है। उसके डिप्लॉइड में गुणसूत्र तो हो गए 20, लेकिन लिंकेज ग्रुप 10 ही रहेंगे क्योंकि वो 10 जोड़े हैं। फिर मान लो वो ट्रिप्लॉइड हो जाए तो गुणसूत्र तो 30 हो जाएंगे, लेकिन लिंकेज ग्रुप 10 ही रहेंगे क्योंकि वो 3 गुणसूत्र एक जैसे हैं, समजात गुणसूत्र। और पूरा समजात जोड़ा जो है एक ही ग्रुप कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक। अब आपसे पूछा जाए मटर में कितने लिंकेज ग्रुप पाए जाते हैं, वैसे क्वेश्चन आ जाता है। हमने कहा मटर में 14 उसका डिप्लॉइड संख्या है, तो मटर का लिंकेज ग्रुप की संख्या कितनी, 7 हो जाएगी। ड्रोसोफिला में कितने, ड्रोसोफिला में 8 गुणसूत्र हैं डिप्लॉइड, 4 जोड़े हैं तो 4 हो जाएगी। ऐसे न्यूरोस्पोरा एक कवक है और ये भी खूब काम आता है जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट में आगे। और ये अगुणित कवक है तो इसमें 7 गुणसूत्र होते हैं तो 7 ही इसका लिंकेज ग्रुप हो गया। चूहों में 42 क्रोमोसोम होते हैं तो लिंकेज ग्रुप कितना हो गया, 21। माउस में, मक्का में 20 गुणसूत्र डिप्लॉइड संख्या है तो लिंकेज ग्रुप कितना हो गया, 10। हमसे यहाँ पूछा जाएगा मानव का। अब मानव का जब पूछते तब कंफ्यूज करेंगे। मानव में ध्यान रखना नर और मादा का अलग अलग पूछा जाएगा। ठीक है। तो मानव नर में हमेशा हम 24 कहेंगे और मादा में 23, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई को अलग अलग लिंकेज ग्रुप माना जाएगा, इसलिए नर में 24 हो जाते हैं और मादा में 23। ये मानव के लिए किया है हमने अभी तक, बाकी जीवों में नहीं। ठीक है। इसलिए यहाँ मानव में कुछ नहीं कहा है, नर मादा तो 23 ही कहना है। और विशेष रूप से नर कहा है कि मानव नर में लिंकेज ग्रुप की संख्या तो फिर 24 के लिए। ठीक है। कभी कभी बैक्टीरिया का उदाहरण दे देते हैं कंफ्यूजन के लिए कि बैक्टीरिया में कितने लिंकेज ग्रुप, तो बैक्टीरिया में गुणसूत्र तो होते ही नहीं। हाँ, लेकिन वहाँ एक ही डीएनए है, वृत्ताकार डीएनए, और उसी पर सारे जीन है, तो समूह भी एक ही तो हुआ। तो बैक्टीरिया में कभी बताना पड़ा आंसर तो ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया में एक लिंकेज ग्रुप ही माना जाएगा।
ठीक है, तो अभी तक तो मैंने आपको लिंकेज की परिभाषा बताई, ये संलग्न जीन क्यों संलग्न है, ये एक ही गुणसूत्र पर है, संलग्न समूह क्या है और किस तरह से ये साथ साथ जाते हैं, ये सारी बातें कही। हमें ये समझ में आया कि प्रकृति में पीढ़ी दर पीढ़ी जो समानताएं चलती हैं उसका कारण क्या है, ये लिंकेज है। इसलिए पेरेंट में जो लक्षण है वही के वही यूं के यूं संगठन यूं के यूं आ जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक की तो बात हो गई। लेकिन एक चीज और देखिए, लिंकेज सब कुछ इतना स्पष्ट नहीं होता। अगर ऐसे एक ही गुणसूत्र वाले सभी साथ ही चलते रहे तो फिर तो पैतृक पीढ़ी में और संततियों में तो कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा, सब कुछ वैसा का वैसे ही आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। माना कि लक्षण साथ जाते हैं और जैसे पेरेंट में होते हैं उसी संगठन में संतति में भी आते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बदलाव भी आ ही जाता है। और संततियां अपने पेरेंट से हूबहू समान नहीं होती, थोड़ी भिन्नता आती है। हमने विभिन्नताएं पढ़ी थी। ठीक है, तो ये विभिन्नता कहां से आ गई? देखिए, विभिन्नता का एक कारण तो क्या है, म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब ये कि जैसे लंबेपन के जीन में चेंज हो गया और उसने बोना बनाना शुरू कर दिया, तो उसमें तो वो एक अलग चीज है, वो अत्यंत विरल कार्य है जिसके जीन के डीएनए में चेंज हो जाता है और उससे लक्षण बदल जाता है और वो अब एक अलग लक्षण दिखाई देता है। पेरेंट में कुछ और, संतति में कुछ और, तो बिल्कुल विभिन्नता आएगी और नए लक्षण, नया अलील, नया जीन, नया लक्षण, नया स्वरूप, सब केवल म्यूटेशन से आएगा। म्यूटेशन एकदम से नई चीज लाता है कि अच्छा लाल पुष्प बन रहे थे, अगली पीढ़ी में सफेद बन सकते हैं अगर म्यूटेशन हो जाए। वो लाल को सफेद कर सकता है, हरा कर सकता है, तो लक्षणों का नया स्वरूप बनाता है म्यूटेशन। और ये बिल्कुल विभिन्नता आएगी और विभिन्नता का मुख्य स्रोत यही है। लेकिन विभिन्नता एक और कारणों से भी आती है। कभी कभी हमें संततियां इसलिए भी पेरेंट से भिन्न दिखती है कि उनमें लक्षण नया नहीं होता, लेकिन लक्षणों का संगठन, कॉम्बिनेशन नया होता है, तो भी हमें जीव अलग दिखेगा। और ये भी विभिन्नता है जो यहाँ संलग्नता से जुड़ी हुई है। और संलग्नता इतना 100% परफेक्ट नहीं होती, कभी कभी साथ जाने वाले ये संलग्न जीन अलग अलग भी हो जाते हैं, इनकी संलग्नता टूट जाती है, ये बिखर जाते हैं। और लिंकेज को तोड़ने वाला, संलग्नता को तोड़ने वाला एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं जीन विनिमय। ठीक है, तो जब हम लिंकेज ग्रुप की बात करें तो विनिमय की बात तो करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिए, संलग्नता विरल रूप से ही पूर्ण होती है। पूर्ण का मतलब है बिल्कुल साथ ही चले, कभी अलग ना हो, ऐसा विरल रूप से होता है और यह जीन विनिमय द्वारा तोड़ी जा सकती है। तो इसको हम जीन विनिमय से तोड़ सकते हैं। लिंकेज कैन बी ब्रोकन बाय क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, और ये हमारे जेनेटिक्स का चौथा बड़ा प्रोसेस है, सेग्रीगेशन, असोर्टमेंट, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर पर भी थोड़ी सी बात कर ले और क्रॉसिंग ओवर का लिंकेज से संबंध भी समझ में आ जाए। जहां असोर्टमेंट की बात है वहां क्रॉसिंग ओवर की बात ही नहीं करते। क्रॉसिंग ओवर की बात केवल उन्हीं जीन के मध्य होती है जो संलग्नता दर्शाते हैं। कारण बताऊंगा मैं। ठीक है, पहले बात तो जीन विनिमय क्या है ये समझ लें। तो आप जब सेल पढ़ते हैं, कोशिका विभाजन पढ़ते हैं और मियोसिस पढ़ते हैं, तो मियोसिस की प्रोफेज 1 में ये जीन विनिमय का होना बताया जाता है। प्रोफेज 1 में 5 स्टेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब ये थोड़ा याद होना चाहिए। और हम देखते हैं कि जब मियोसिस शुरू होता है तो गुणसूत्र पतले पतले धागे के समान एक दूसरे के सामने आने लगते हैं और वो लगातार संकुचित हो रहे हैं और गुणसूत्र जो है क्रोमेटिन के तंतु गुणसूत्रों के रूप में नजर आते हैं। जाइगोटीन अवस्था तक आते आते समजात जोड़े हमें युग्मित अवस्था में दिखाई देंगे, पेयरिंग। ठीक है, समजात जोड़ों की पेयरिंग हो जाती है। जैसे अगर अपन बनाना चाहें, जैसे ये एक समजात जोड़ा बना ले, ये हो गया। ठीक है, इसमें हम चाहें तो कुछ जीन ले लेते हैं, जैसे ये ए, बी, सी, डी। ठीक है, इधर लिख लो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। ठीक है, ये जीन हो गए। इस तरह से गुणसूत्र समजात जोड़े में आ जाते हैं जाइगोटीन अवस्था में। थोड़ा सा क्रॉसिंग ओवर समझा रहा हूँ, वैसे तो ये सेल का भाग है लेकिन हमारे काम आता है। अब हम देखते हैं कि जब जाइगोटीन से पैकाइटीन में आते हैं, ये क्या लगातार और भी छोटे होते जाएंगे, संकुचन चल रहा है। तो ये जो गुणसूत्र में जो एक दिख रहा है, ये बाहर से एक दिख रहा है, अंदर से ये डबल है। दरअसल एक गुणसूत्र में एक डीएनए होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं। और इस कोशिका विभाजन से पहले जो जीवन अवस्था एस अवस्था थी, जीवन एस G2 सेल साइकिल की, तो एस अवस्था में अंदर डीएनए डबल हो गया, रिप्लिकेशन हो गया। लेकिन वो डीएनए अभी है पास पास ही और हमें ये एक धागे के रूप में नजर आएंगे। लेकिन जब आप ज्यादा इसका संकुचन करोगे तो फिर ये दोनों डीएनए के क्रोमेटिन अलग हो जाते हैं। और पैकाइटीन अवस्था की शुरुआत यहीं से मानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, पैकाइटीन अवस्था में ये एक एक गुणसूत्र इस तरह से स्प्लिट होकर के
दो दो क्रोमेटिड के रूप में ऐसे नजर आएगा। इनको हम सिस्टर क्रोमेटिड भी कहते हैं। ठीक है, ये तो ध्यान रखिए, ये तो होता है बाइवेलेंट और ये टेट्राड होता है टेट्रावेलेंट। ठीक है, अब ये डबल हो जाते हैं तो गुचीन भी इस तरह से रहेंगे, जैसे यहाँ पर ये कैपिटल ए कैपिटल कैपिटल बी सी और कैपिटल डी। इधर ये स्मॉल ए सब डबल हो जाएंगे, स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। ऐसे ये डबल हो गए। ठीक है, जीन डबल हो गए। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ये टेट्राड बन जाता है इसके बाद हम देखते हैं कि इन 4 क्रोमेटिड में से, ये चीज हमें माइक्रोस्कोप में दिखती है, ध्यान रखना, सेल डिवीजन। इन 4 क्रोमेटिड में से अक्सर कोई 2 क्रोमेटिड एक दूसरे पर लिपट जाते हैं, एक तरह का कुंडलन होने लगता है। अब मैं जीन विनिमय का प्रोसेस बता रहा हूँ जो आमतौर पर मियोसिस में बताया जाता है। तो ये एक दूसरे पर लिपट जाते हैं, चारों नहीं, हमें अक्सर 2 ही लिपटते हुए दिखते हैं, कभी कभी 4 भी हो सकते हैं, पर ज्यादातर केस में 2 ही होते हैं। ठीक है, अब वो लिपट के थोड़ी देर ऐसे पड़े रहते हैं माइक्रोस्कोप में, हम देखो कि कुछ दिखेगा नहीं, बस वो लिपटे हुए पड़े। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि गुणसूत्र वापस दूर जाने लगते हैं, और जब ये दूर जाने लगता है तो इनका कुंडलन खुलने लगता है। जैसे ये दूर जाने लगते हैं और कुंडलन खुलने लगता है, वहां से अगली स्टेप डिप्लोटीन मानी जाती है। पैकाइटिन के दौरान ये गुणसूत्र कुंडलित होकर यूं पड़े रहे, यहाँ हुआ क्या हमें दिखा नहीं, लेकिन इस वक्त ही जीन विनिमय हुआ। जीन विनिमय माइक्रोस्कोप में डायरेक्ट होता हुआ नहीं दिख सकता, ठीक है, लेकिन होता यही है। ठीक है, वो क्योंकि डीएनए लेवल पर होता तो माइक्रोस्कोप में से नहीं दिखेगा। और इसकी अलग अलग क्रियाविधि बताई गई। 2 वैज्ञानिक थे, स्टर्न एंड होटा, जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था ब्रेकेज रीयूनियन थ्योरी से मियोसिस की बात है। उनका कहना था कि कुंडलित होने के बाद यहाँ 3 स्टेप में काम हुआ जो हमें दिखता नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर किसी भी लोकस का एक जीन कटता है, कटने को उन्होंने कहा निकिंग, फिर ये विनिमय होते हैं एक्सचेंज, और फिर वापस जुड़ जाते हैं, इसको कहते हैं एनिलिंग। निकिंग, एक्सचेंज, एनिलिंग, काटना, विनिमय करना और वापस जोड़ देना, इस पूरी प्रक्रिया को जीन विनिमय कहा जाता है। तो ये सारा काम मियोसिस में पैकाइटिन के दौरान होता है। अब जैसे मैं अगर यहाँ मानूं कि ये जैसे जीन बी है, हमने जीन बी को यहाँ से कट किया, ये यहाँ से कट किया, इसको इधर ले गए, इसको इधर, बी वाला बी से ही एक्सचेंज होगा, हमेशा आमने सामने, इसीलिए इनको पेयरिंग करते हैं कि आमने सामने वाले जीन के साथ ही एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये भी उधर चला गया, ये भी इधर आ गया। ओके, अब आप देखो, मैं अगर इसके बाद की अवस्था देखूं तो इसके बाद क्या स्थिति रहेगी। विनिमय के बाद की स्थिति बनाते हैं। तो विनिमय के बाद की स्थिति में अब जरा जीन लिखते, देखो इधर वाले में कोई कुंडलन नहीं हुआ था, तो ये तो ए बी सी और डी है। इधर वाले में भी ए तो अपनी जगह पे, ये बी उधर चला गया, उधर से स्मॉल बी आ गया, विनिमय हो गया, और ये कैपिटल सी और ये डी, इधर स्मॉल ए और यहाँ आ गया कैपिटल बी, फिर सी और डी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, इस तरह से। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ ये जीन बी जो है ये विनिमय हुआ, जीन बी का विनिमय हुआ, कैपिटल बी उधर चला गया, स्मॉल बी इधर आ गया। ठीक है, ये कहलाता जीन विनिमय। तो ये मियोसिस की पैकाइटिन अवस्था में समजात जोड़ों के मध्य अलीलिक जीन का आदान प्रदान। अब ये बी से एक्सचेंज हुआ तो अलीलिक जीन ही तो है ना, आमने सामने वाले, तो अलीलिक जीन का विनिमय होता है पैकाइटिन। अब क्या होगा, बाकी का मियोसिस पूरा होगा, ये अलग हो जाएंगे। उसके बाद तो ये जो डबल दिख रहा है ये भी गुणसूत्र यहाँ से अलग हो जाएगा और ये 4 युग्मकों में चले जाएंगे। मैं पूरी बात यहाँ पर इसलिए नहीं बता रहा हूँ, वो सब चीजें मियोसिस की आएंगी। तो कुल मिलाकर के ये 4 युग्मकों में चले जाएंगे और युग्मकों से संततियों। अब आप देखिए, जिस संतति में ये वाला गुणसूत्र गया और ये वाला गुणसूत्र गया, ये भी तो 4 हो जाएंगे ना अलग अलग बाद में। तो जिसमें ये गया उसके अंदर पेरेंट से कुछ अलग संगठन आएगा। देखो यहाँ पर क्या था, ये मान लीजिए लंबेपन का जीन था टॉल, और ये लाल पुष्प वाला जीन था, ये बोने पुष्प का था, सॉरी बोने पौधे का, और ये सफेद था। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये कैपिटल बी उधर चला गया, स्मॉल बी इधर आ गया। तो टॉल के साथ जहाँ रेड था, अब यहाँ टॉल के साथ क्या आ जाएगा, व्हाइट, और ड्वार्फ के साथ क्या चला गया, रेड। मतलब इन दोनों गुणसूत्र से जो संततियां बनेंगी, एक संतति में तो टॉल व्हाइट दिखेगा, एक में क्या दिखेगा, ड्वार्फ रेड, और पेरेंट कैसे हैं, टॉल रेड।
तो आप देखिए जहां टॉल रेड ही चल रहा है ज्यादातर संततियों में, ये बहुत कम होता है, तो ये कम ही मिलेंगे। इस तरह का जीन विनिमय इतना आसान नहीं है, ठीक है, कई हो जाता, कई बार नहीं भी होता। और पहली बात ये अकेले यही जीन थोड़ी, इतने सारे जीन और किसी का भी हो जाए। हम तो केवल इसी पर ध्यान दे रहे हैं, इन 2 लक्षणों पर, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जहां सारे पौधे पेरेंट से संततियां जो बन रही हैं, सब पेरेंट जैसे हैं, टॉल रेड हैं, ड्वार्फ व्हाइट। टॉल जिसके हैं सभी लाल पुष्प वाली, और अचानक उन सारे लंबे लाल पुष्प वालों में अगर कोई बीच में एक ऐसा खड़ा है जो लंबा तो है लेकिन सफेद पुष्प वाला है, या कोई बोना है और लाल पुष्प वाला है, तो क्या ये आपको औरों से अलग नहीं दिख रहा? जहाँ सारे लंबे लाल हैं वहां एक लंबा पौधा अगर सफेद पुष्प वाला है तो वो औरों से बिल्कुल अलग दिखेगा, उसका संगठन अलग है, लक्षण तो वही है, लाल सफेद। नया लक्षण नहीं आया कि लाल से कोई पीला हो गया। लाल से पीला कौन करेगा? म्यूटेशन। और क्रॉसिंग ओवर क्या कर रहा है? जो पैतृकीय संगठन चल रहा उसमें हेर फेर कर दिया, तो एक नया संगठन दिख रहा है, और उस लक्षण के उस संगठन की वजह से वो औरों से भिन्न दिख रहा है, और औरों से भिन्न दिखना ही तो विभिन्नता है। समझ में आई बात? तो जीन विनिमय से विभिन्नता इस प्रकार से आती है। हम मियोसिस पढ़ते हैं तब भी कह देते हैं साहब विभिन्नताएं आती जीन विनिमय से, लेकिन कैसे आती समझ में नहीं आती। विभिन्नताएं 2 तरीके से आती है, एक तो म्यूटेशन करके आती है, और म्यूटेशन जब होता है तो कुछ नहीं करना पड़ता, वहां तो लक्षण ही नया बन जाता है, लाल से सफेद पीला हो गया, ठीक है। और विभिन्नताएं जो ये जीन विनिमय से आती है उसमें लक्षणों में जीन में विनिमय होता है। विनिमय होने से लक्षणों का संगठन बदलता है, लक्षण नहीं बदलते। लक्षण में तो वही है, लाल सफेद लंबा बोना, उन्हीं में इधर उधर हो रहा है, और उससे नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, क्योंकि यहाँ नए लक्षण न बन के लक्षणों के कॉम्बिनेशन संगठन बनते हैं, इसलिए इसे पुनर्योजन कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन। जो संगठन चला आ रहा है उसमें हेर फेर करके एक नया संगठन बना दिया, पुनर्योजन। तो इसलिए जीन विनिमय का अंतोतगत हुआ परिणाम क्या हुआ कि पुनर्योजन हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ, और ये रिकॉम्बिनेशन से संतति अपने पेरेंट से थोड़ी भिन्न दिखेगी, लक्षणों के उनके संगठन अलग अलग दिखेंगे। समझ में आ गई बात? तो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस समझ में आना चाहिए। अब इस क्रॉसिंग ओवर ने किया क्या? ये संलग्न जीन थे, ए और बी बेचारे ये साथ जा रहे थे, जीन विनिमय आया और इन्होंने इनको तोड़ दिया, अलग कर दिया। कैपिटल ए और कैपिटल बी जहां साथ जा रहे थे, अब कैपिटल ए और स्मॉल बी साथ आ गए, स्मॉल ए और कैपिटल बी साथ आ गए। तो ये चीज क्रॉसिंग ओवर करता है और संलग्नता को तोड़ने का काम किया है, तभी तो नए संगठन बना पाएगा। अगर मैं इसका निष्कर्ष लिखूं तो अर्थात जीन विनिमय में अलीलिक जीन का विनिमय होता है। विनिमय किसका हुआ? अलीलिक जीन का, किंतु इससे नॉन अलीलिक जीन का लिंकेज टूट गया। अब जो नॉन अलीलिक जीन जो बेचारे साथ जा रहे थे वो टूट गया, और एवं लक्षणों का एक नया संगठन बना, इसे हम पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। जो संगठन पेरेंट में था उससे हटके एक नया संगठन बन गया, तो इसे हम रिकॉम्बिनेशन कहेंगे, ठीक है। इससे संततियां अपने पैतृकों से भिन्न दिखाई देती हैं एवं जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, वेरिएशन उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो जहां लिंकेज तो यह चाहता है कि जीन सारे साथ साथ ही अगली पीढ़ियों में जाएं, वो अलग करने में पक्ष में नहीं है, लेकिन वही जीन विनिमय ये चाहता है कि क्यों साथ जाएं, हो सके जितना अलग कर दिया जाए। तो एक तरह से देखा जाए 3 चीजें होंगी, देखिए, स्वतंत्र अपव्यूहन, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर। एक क्वेश्चन पूछा गया काफी सालों पहले कि लिंकेज का अपोजिट कौन सी प्रक्रिया लिंकेज के विपरीत है। अब उसमें ऑप्शन में असोर्टमेंट भी दे देते हैं और उसमें जीन विनिमय। कई लोग कंफ्यूजन में असोर्टमेंट कर देते हैं। देखिए, असोर्टमेंट का काम बिल्कुल अलग है। असोर्टमेंट और लिंकेज कभी एक दूसरे के बीच में ही नहीं आते। अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन के मध्य असोर्टमेंट और एक गुणसूत्र पर ही उपस्थित जीन के मध्य लिंकेज। तो जब हम असोर्टमेंट की बात कर रहे हैं तो लिंकेज आएगा ही नहीं कभी, और लिंकेज की बात कर रहे हैं तो असोर्टमेंट कभी नहीं आएगा। तो ये तो 2 बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन ये विपरीत इस तरह का नहीं कि कोई एक दूसरे को क्रॉस कर। लिंकेज को ज्यादा तकलीफ क्रॉसिंग ओवर से। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर एक ही गुण उसी जगह पर होते हैं और एक दूसरे को काटते हैं। इसलिए अगर लिंकेज का विपरीत सही मायने में पूछा जाए तो जीन विनिमय है, ठीक है। अपव्यूहन का रास्ता ही अलग है। एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित नॉन एलीलिक जीन का साथ साथ जाना लिंकेज, और एक गुणसूत्र पर उपस्थित नॉन एलीलिक जीन को अलग कर देना जीन विनिमय। तो एक ही गुणसूत्र, पहले तो गुणसूत्र कॉमन कर लिया, अब एक ही गुणसूत्र पर 2 जीन है, साथ जा रहे हैं तो लिंकेज, और अलग हो जा रहे हैं तो जीन विनिमय। तो क्रॉसिंग ओवर लिंकेज का अपोजिट कहा जाता है, ये ध्यान रखना। लेकिन क्या है, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो नहीं पाता। मैंने कहा इस तरह का विनिमय को हर सेल में नहीं हो जाएगा, और इसीलिए, और जब कभी हो भी जाएगा तो इतने सारे जीन हैं
ध्यान रखिएगा, क्रॉसिंग ओवर बहुत विरल होता है, कम होता है, ठीक है। और इसीलिए पुनर्योजी जो मिलेंगे संततियां बहुत कम मिलेंगी और पैतृकीय संगठन ही ज्यादा मिलता है, ठीक है। अगर हम 100% पे लें तो यूं समझ लीजिए 80, 90, 95% तक तो लिंकेज ही है और पैतृकीय संगठन ही मिलेंगे। और जो पुनर्योजन है वो 5-10% होता है, थोड़ा सा क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो नहीं पाता। और उसका एक वजह ये भी है कि हम लक्षण अध्ययन कम करते हैं। मान लो इस पे 100 जीन है, हमने तो 2 ही अध्ययन किए ना, तो हम तो इन 2 पे ध्यान दे रहे हैं, तो हमें जीन विनिमय कब दिखेगा? जब इन दोनों के बीच में हो। अब मान लो जीन विनिमय इधर कहीं हो रहा और कहीं जगह, तो क्या हमें नजर आएगा? हमें इसलिए दिखेगा, हम देख नहीं रहे, बाकी हुआ तो है जीन विनिमय, ठीक है। अब ऐसे देखा जाए तो हर मियोसिस में जब जब समजात जोड़ा आमने सामने आता है तो कहीं ना कहीं जीन विनिमय होता है। ऐसे तो हर मियोसिस में होता है, फिर भी विरल कहा जाता है, ठीक है। और ये बात समझ में आनी चाहिए, जब क्रॉसिंग ओवर हर मियोसिस में हर जोड़े में हो रहा है तो फिर ये रेयर क्यों है, ठीक है। तो ये बात अगर मैं इन जीन से ही पूछ ले कि भाई क्रॉसिंग ओवर रेयर क्यों है, ठीक है, तो रेयर होने का कारण क्या है? एक जीन क्या बताएगा कि ये बात ठीक है कि हर मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता जरूर है कहीं ना कहीं, लेकिन क्या जरूरी कि हर बार मेरा ही नंबर आ जाए? मतलब मैं जीन बी की बात करूं तो जीन बी का क्रॉसिंग ओवर में शामिल होने का क्या संभावना हुई? तो बोलेगा बहुत कम है भाई साहब, हम यहाँ टोटल 100 जीन है, मेरी संभावना 1/100 हुई। अब हर मियोसिस में जीन विनिमय तो हो रहा है, आपको तो लग रहा है कि मियोसिस हो रहा है, विनिमय हो रहा है, लेकिन क्या हर बार मेरा थोड़ी नंबर आ रहा है? इतने सारे जीन है, किसी का भी आ जाए। तो एक जीन की क्रॉसिंग ओवर में शामिल होने की संभावना बहुत कम होती है। हालांकि क्रॉसिंग ओवर आपको हर मियोसिस में होता हुआ दिखेगा, फिर भी एक जीन की संभावना कम है। अब अगर आपने मान लो 2 ही जीन लिए हैं तो यहां आपको जीन विनिमय और भी कम दिखेगा, ठीक है। अगर आप सारे जीन और सारे लक्षण को लेकर अध्ययन कर लो तो किसी न किसी के बीच में तो दिख ही जाएगा। तो अगर हम संलग्न जीन ज्यादा लेंगे तो हमें फिर भी पुनर्योजी और क्रॉसिंग ओवर फिर थोड़ा बहुत दिखेगा, अन्यथा 2 जीन 3 जीन के बीच में तो बहुत कम दिखता है। तो ये ध्यान रखें कि जब भी हम क्रॉस करेंगे डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, तो हमें पुनर्योजी कम ही मिलेंगे, ठीक है, और पैतृकीय संगठन ही ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। और पुनर्योजन तो मैंने कहा 2-5% से ज्यादा होगा नहीं। हाँ, अगर हम लक्षण ज्यादा ले लें, बड़े ले लें और पूरे ले लें तो फिर भी हमें पुनर्योजी भी दिखेंगे, लेकिन तब भी किसी भी सूरत में पैतृकीय संगठन से पुनर्योजी संगठन ज्यादा नहीं हो सकते। हमेशा पैतृकीय संगठन ही ज्यादा रहता है, पुनर्योजी कम ही रहेगा। और क्रॉसिंग ओवर खूब जोर लगा ले अपना, अधिकतम हो जाए तो भी ध्यान रखना, अधिकतम क्रॉसिंग ओवर में भी संततियों में 50% ही पुनर्योजी आएंगे, 50% तो पैतृकीय आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ये चीज मैं थोड़ा आगे समझाऊंगा कैसे। तो अधिकतम अवस्था यह है कि पुनर्योजी और पैतृकीय संगठन बराबर हो जाए, बाकी किसी सूरत में पुनर्योजी जो है पैतृकों से ज्यादा नहीं हो सकता। तो लिंकेज की यही एक पहचान है कि जब भी आप क्रॉस करेंगे कोई फिक्स रेशो नहीं आएगा, पता नहीं कितनी जगह क्रॉसिंग ओवर हो नहीं हो, ठीक है, रेशो फिक्स नहीं आएगा, लेकिन एक पैटर्न दिखेगा कि पैतृकीय संगठन हमेशा ज्यादा और नए पुनर्योजी संगठन हमेशा कम। उसका कारण यही है कि क्रॉसिंग ओवर होता है लेकिन कम ही हो पाता है, ठीक है। तो जो जीन साथ साथ जा रहे थे वो संलग्नता दर्शा रहे, क्रॉसिंग ओवर वहीं आता है और उनके साथ को वो तोड़ने की कोशिश करता है। क्रॉसिंग ओवर की सोच ये कि क्या साथ जाना, अलग अलग जाओ, और अपव्यूहन की सोच तो ये है कि सब मस्ती से अपने अपने हिसाब से जाओ। तो अपव्यूहन की सोच और क्रॉसिंग ओवर की सोच में समानता दिखती। हालांकि क्रॉसिंग ओवर कभी भी अपव्यूहन दर्शाने वाले जीन के मध्य नहीं होता, क्योंकि अपव्यूहन दर्शाने वाले जीन तो अलग अलग गुणसूत्रों पर है, असमजात गुणसूत्रों पर है, और क्रॉसिंग ओवर हमेशा समजात के बीच में होता है। इसलिए जो संलग्न जीन होंगे उन्हीं के मध्य क्रॉसिंग ओवर की बात करनी है। आगे बात समझ में, तो मैंने आपको क्रॉसिंग ओवर, असोर्टमेंट और लिंकेज, इन दोनों तीनों की तुलना बताई कि आखिर क्या है, किस तरह से चीजें होती है। थोड़ा में मियोसिस का भी पार्ट समझना पड़ेगा, यहाँ कैसे जीन विनिमय होता है, तब थोड़ी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। और कैसे जीन विनिमय से विभिन्नताएं आती है। विभिन्नता आने का कारण है कि संततियों में पैतृकों से लक्षणों के ये संगठन थोड़े बदल जाते हैं। लक्षण नहीं बदलते, कॉम्बिनेशन बदलता है, तो वो पुनर्योजी कहलाते हैं। लेकिन ये काम बहुत कम होता है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हर बार हर जगह नहीं होता, ठीक है। और भी कई सारे जीन हैं, कहने का मतलब ये, क्योंकि आप तो एक जीन को देख रहे हो, क्रॉसिंग ओवर एक ही एक जीन में बार बार नहीं होता, और भी दूसरे जीन में होगा, इसलिए आपको एक जीन के संदर्भ में क्रॉसिंग ओवर बहुत विरल, रेयर मिलेगा, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर की विपरीत प्रक्रिया की बात करें तो ये भी ध्यान रखिएगा कि संलग्नता
एवं जीन विनिमय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, संलग्नता जहाँ कह रही है साथ चलो, ठीक है, वो यूनिटी एकता की बात करती है। जीन विनिमय कह रहा है कोई जरूरी नहीं अलग अलग जाओ, वो अलग अलग करने का लगा रहता है। तो ये दोनों चीज आपको नेक टू नेक मिलेगी, अपोजिशन इन सबसे बिल्कुल अलग रहता है। ठीक है, अब एक और चीज देखिए, जब जीन विनिमय की बात आ रही, अलग करने की बात आ रही है, तो इसमें गुणसूत्र पर उपस्थित जीन की बीच की दूरी का एक बड़ा इशू आता है। जैसे मैं देखूं कि मान लीजिए जैसे ये अपन ने एक समझात जोड़ा बनाया, ठीक है, ये जीन ए बी सी डी है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या होता है, अब अपन दो डाइहाइब्रिड क्रॉस करें, एक हमने ए और बी का क्रॉस किया, ठीक है, एक क्रॉस में हमने ए और बी की जगह ए और डी ले लिया, तो हमने एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित इन चार जीन में से दो क्रॉस किए। एक क्रॉस में हमने ए और बी का लक्षण साथ रखा और दूसरे डाइहाइब्रिड क्रॉस में ए और डी के लक्षण को साथ लेके किया। हम देखते हैं कि ए और बी का जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है और एक ए और डी का डाइहाइब्रिड क्रॉस है, दोनों में परिणाम समान नहीं आता। ठीक है, और हम देखते हैं कि ए और बी वाले में पुनर्योजी बहुत ही कम आते हैं। मान लो इनके बीच में पुनर्योजी केवल आए 5%, 95% पैतृकी आए। लेकिन जब हमने ए और डी के बीच में क्रॉस किया तो इसमें पुनर्योजी 20% आए, 80% पैतृकी आए। तो देखिए एक चीज तो कॉमन दिख रही है कि पैतृकी ज्यादा, पुनर्योजी कम। लेकिन पुनर्योजी भी बिल्कुल फिक्स अमाउंट में नहीं है। ए और बी में जहाँ 5% है, ए और डी में 10% 20% है। इससे में एक चीज और पता चली कि जीन के बीच में पुनर्योजन कितना होगा, मतलब जीन विनिमय होने की संभावना कितनी होगी, कहीं ना कहीं वो इस बात पे भी निर्भर कर रहा है कि वो गुणसूत्र में कितने पास और कितने दूर है। अक्सर जीन के बीच की जो भौतिक दूरी है कहीं ना कहीं उसका मैटर रहेगा, क्योंकि जीन को आपको काट के विनिमय करना है। तो जो जीन जितने दूर होंगे उनका पृथक होने की संभावना निश्चित रूप से बढ़ेगी। और आप एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जो जीन हैं उनके अलग अलग डाइहाइब्रिड क्रॉस करके देखो, आपको पुनर्योजन अलग अलग मिलेगा। ए और बी में अलग मिलेगा, ए और डी में जो पास पास है उनमें कम पुनर्योजन, जो दूर दूर है उनमें ज्यादा। और यही हमने निष्कर्ष लिखा है कि जीन के मध्य का संलग्नता सामर्थ्य, कि कौन से दो जीन कितने मजबूती से साथ हैं, संलग्नता सामर्थ्य गुणसूत्र पर उनके मध्य की दूरी पर निर्भर करता है। और संलग्नता सामर्थ्य जीन के मध्य की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अपोजिट होता है। जितने दूर दूर होंगे जीन उतना आसानी से अलग होते जाएंगे, जितने पास होंगे उतना कम। तो कहीं ना कहीं दूरी का, तो जीन विनिमय तो जीन की दूरी से समानुपाती है और संलग्नता सामर्थ्य जीन के मध्य की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होगा, दूरी का भी फर्क रहेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर लिंकेज थ्योरी की कुछ 5-6 मुख्य बातें थी। संलग्न नॉन एलिलिक जीन जो समान गुणसूत्र पर है वो संलग्नता दर्शाते हैं, ठीक है, और वो समूह में जाते हैं, लिंकेज ग्रुप भी बनता है। लेकिन इन समूह में जाने वाले जीन कभी कभी जीन विनिमय से अलग भी हो जाते हैं। हालांकि ये विनिमय ज्यादा नहीं हो पाता, थोड़ा बहुत होता है, तो हमें संततियों में थोड़े बहुत पुनर्योजी मिलेंगे, बाकी तो पैतृकी संततियां मिलेंगी। और लिंकेज का फायदा यही है कि अगर मान लीजिए पेरेंट में कुछ अच्छे लक्षणों का संगठन है तो वही का वही संगठन संततियों में भी आ जाए। प्रकृति में जो समानताएं चल रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, उसका कारण लिंकेज है। और जीन विनिमय थोड़ा बहुत बीच बीच में होता है, थोड़ा थोड़ा पुनर्योजन आता है, और ये पुनर्योजन जो है विभिन्नता लाता है जो आगे चल के इवोल्यूशन में सहायक होगा। जीन के मध्य की दूरी गुणसूत्र पर कहीं ना कहीं ये भी एक कारक है जो उनके पृथक होने की संभावना को बताती है। जितनी कम दूरी वाले जीन होंगे वो आसानी से पृथक नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरह से हम कुछ और कारक भी देख लें। कुछ कारकों पर क्वेश्चन आते हैं, तो ये 5-6 कारक हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि कब तो जीन विनिमय बढ़ेगा और कब घटेगा। देखिए एक जनरल बात कॉमन रहेगी हमेशा कि हमेशा पैतृकी संगठन यानी कि लिंकेज ज्यादा और जीन विनिमय कम। अब हम अलग अलग क्रॉस के मध्य तुलना कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि ए और बी का क्रॉस और ए और डी का क्रॉस, तो एक में 5% पुनर्योजन, एक में 20%, तो उस पहले वाले क्रॉस से दूसरे वाले में पुनर्योजन बढ़ा, उस आधार पर कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, नहीं तो और कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो संलग्नता और जीन विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक, जैसा कि मैंने एक आपको बताया, जीन के मध्य की दूरी। तो जीन के मध्य की दूरी जितनी ज्यादा होगी तो लिंकेज उतना ही कम होता जाएगा, संभावना किसकी बढ़ेगी, विनिमय की। यहां दरअसल देखिए कम ज्यादा होने वाली जो प्रक्रिया है वो जीन विनिमय है, पुनर्योजन। लिंकेज तो सब कुछ लिंकेज ही, अब जितना जीन विनिमय हो गया उसके बाद बचा हुआ सारा लिंकेज ही, समझिए, इस तरह से ध्यान रखना। तो यहाँ जो घटना बढ़ने की ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी वो जीन विनिमय के संदर्भ में देखी जाती है। ठीक है, ऐसे एक और हेट्रोक्रोमेटाइजेशन,
ये भी थोड़ा समझ लें। जब हम केंद्रक पढ़ते हैं तो केंद्रक में आपको बताया था कि जब हम अभिरंजित करते हैं तो पतले पतले धागे दिखते हैं, क्रोमेटिन तंतु, और यही क्रोमेटिन तंतु बाद में गुणसूत्र बनते हैं संघनित होकर। इन क्रोमेटिन तंतु में कई जगहों पर तो हल्का रंग आता, पतले होते हैं, और कई जगह बड़े मोटे और गहरे रंग के होते हैं। जो पतले और हल्के रंग के वो सक्रिय भाग होता है, उसको यू क्रोमेटिन कहते हैं। जो मोटे और गहरे हैं वो है हेट्रोक्रोमेटिन, निष्क्रिय। यू क्रोमेटिन में डीएनए और हिस्टोन ढीला ढाला लगा रहता है तो वहां के जीन सक्रिय रहते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन में क्या होता है, डीएनए और हिस्टोन अच्छा खासा कॉइल्ड और कॉम्पैक्ट पैक हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए वो निष्क्रिय रहते हैं। अब देखिए हेट्रोक्रोमेटिन में इतना डीएनए कुंडलित और पैक होता है कि वहां आप जीन विनिमय आसानी से नहीं कर पाओगे। जीन को काट के निकालना, विनिमय करना हेट्रोक्रोमेटिन में मुश्किल है। इसलिए कहा गया कि जब जब हेट्रोक्रोमेटिन की मात्रा बढ़ेगी तो हेट्रोक्रोमेटिन बढ़ने पर जीन विनिमय होना कम होता जाएगा। हेट्रोक्रोमेटिन वाले एरिया में जीन विनिमय नहीं हो पाता क्योंकि डीएनए बहुत कॉम्पैक्ट होता है, वहां से निकालना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ लिंकेज ज्यादा रहेगा, जीन विनिमय कम हो जाएगा। हेट्रोक्रोमेटिन एक्चुअली मैंने कारक वही दिए जिन पर इधर उधर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। फिर एक और है जीव की आयु, कोशिकाओं की या जीव की आयु। हमने देखा कि आयु बढ़ने के साथ जीन विनिमय की संभावना कम होती जाती है, संलग्नता बढ़ती, मतलब जीन विनिमय की संभावना आयु बढ़ने के साथ भी कम होगी, ठीक है। अधिक आयु में जो जीवों में युग्मक बनते हैं, गैमेट बनते हैं, उसमें जीन विनिमय कम होता है। दरअसल जीन विनिमय काफी ऊर्जा की खपत करता है, एटीपी लगते हैं, एनर्जी लगती है, ठीक है। और जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, कोशिकाओं की आयु बढ़ती है, तो उस ऊर्जा खर्च करके होने वाले जो सक्रिय कार्य हैं वो थोड़े धीमे पड़ते जाएंगे क्योंकि ऊर्जा उत्पादन कम होता जाता है। उम्र बढ़ने के साथ ऊर्जा उत्पादन कम होता जाएगा, धीमा पड़ती जाती चीजें, और जब एनर्जी पार्ट कम होता जाएगा तो क्रॉसिंग ओवर के होने की संभावना भी कम होती जाएगी। उम्र बढ़ने के साथ हमारे अंदर की कार्यकीय और हमारा उपापचय धीमा हो जाता है, एटीपी वगैरह भी कम बनने लगते हैं, और इसीलिए जो ऊर्जा वाले जो सक्रिय कार्य हैं उनमें कमी आने लगती है, और इसलिए जीन विनिमय की संभावना थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि जीन विनिमय में काफी एनर्जी लगती है, काट के एक्सचेंज करके जोड़ना, इन सब में ऊर्जा लगती है। तो इस वजह से आयु बढ़ने के साथ विनिमय कम होता जाए। इसके अलावा कुछ कृत्रिम कारक जो अध्ययन किए गए जैसे तापमान है, विकिरण है। हमने देखा कि तापमान और विकिरण जो होती हैं वो डीएनए को अस्थिर करती हैं, गुणसूत्र को अस्थिर करती हैं, और डीएनए और गुणसूत्र को तोड़ना आसान कर देती है। और जब तोड़ने का कार्य आसान हो रहा है तो किसको बल मिलेगा, जीन विनिमय को। तो तापमान के मामले में भी और विकिरणों के मामले में जीन विनिमय की संभावना बढ़ती है और लिंकेज की संभावना कम होगी क्योंकि यहाँ डीएनए का टूटना आसान हो जाता है, तो विनिमय आसान हो जाएगा। इसके अलावा जीव का नर या मादा होना, उसका लिंग का जो लक्षण है, लिंग का लक्षण भी थोड़ा सा इनमें भी भिन्नता है। नर और मादा की तुलना में बता रहा हूँ, तुलनात्मक रूप से देखा गया तो नर में लिंकेज ज्यादा और मादा में कम मिलता है। मादा में जीन विनिमय पुनर्योजन ज्यादा मिलता है। उसका कारण क्या है, देखो नर और मादा का तो बस एक ही कारण है, उनका जो लिंग गुणसूत्रों का संगठन है XXXY। आपने पढ़ा होगा, एक तो ऑटोसोम होते हैं और एक लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑटोसोम तो नर मादा में समान है, तो ऑटोसोम में जितना जीन विनिमय होना है उतना तो बराबर ही हो रहा है। अब नर में XY है और मादा में XX, तो XX में जीन विनिमय आसानी से हो जाएगा। X और Y तो बहुत कुछ एक दूसरे से भिन्न है, तो उनमें जीन विनिमय नहीं होता। तो ऐसा देखा जाए तो नर के अंदर जीन विनिमय कहाँ हुआ, सिर्फ ऑटोसोम में हुआ, लिंग गुणसूत्र में नहीं हुआ। और मादा में विनिमय कहाँ हुआ, तो ऑटोसोम में भी हुआ, लिंग गुणसूत्रों में भी हुआ, वहां दोनों में हुआ। इसलिए नर की तुलना में मादा में जीन विनिमय हमें ज्यादा मिलेगा, ये लिंग गुणसूत्रों की वजह से, ठीक है। कि यहाँ जो है इसके अंदर तो XY अवस्था है और इसके अंदर XX अवस्था है, इस वजह से अंतर आ गया, उसी अनुसार लिंकेज में अंतर आ गया, ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग कारक हैं जो जीन विनिमय और लिंकेज को प्रभावित करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो हमने अभी तक जो चीज देखी, हमने मॉर्गन द्वारा दी गई लिंकेज थ्योरी समझी। मॉर्गन ने इस सिद्धांत के माध्यम से लिंकेज को समझाने का प्रयास किया है कि जीन जो साथ साथ जाते हैं आखिर क्यों संलग्नता दर्शाते हैं और अपव्यूहन वाले इनसे कैसे भिन्न हैं। आप देखिए पूरे लिंकेज में कहीं अपव्यूहन का जिक्र नहीं है क्योंकि उनका रास्ता ही अलग है। ये एक गुणसूत्र वाले जीन के मध्य बातचीत हो रही है आज, और हमने अपव्यूहन जो पढ़े थे वो अलग अलग गुणसूत्रों के मध्य के जीन है, तो बिल्कुल अलग अलग स्थिति। तो ये तो खैर हमने लिंकेज के थ्योरी और लिंकेज की परिभाषा और उनके कारक समझे। अब लिंकेज में भी कुछ और आगे बातें हैं, इनके प्रकार हैं और इन पर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ये हम आगे और समझेंगे।